Hello everyone, welcome to Legal Code. Today we are going to discuss a previous year question paper of AIBE 2021. जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस बार से बेयर एक्ट और केवल बेयर एक्ट ही एग्ज़ाम में अलाउड है, बाकी जितने भी आपके नोट्स या बुक्स अलाउड नहीं होंगे। इसलिए मैं आपको हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाएं, और इसीलिए मैंने आप लोगों की मदद करने के लिए प्रैक्टिस सेट मैंने आज शुरू किया है। तो ये आज मैं प्रैक्टिस सेट नंबर तीसरा डाल रहा हूँ, थर्ड वाला। इससे पहले मैंने फर्स्ट और दूसरा वाला डाल दिया है, तो आप कृपया जा करके उसे देखें और मैक्सिमम शेयर करें। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, डिग्री होल्डर मतलब क्या? व्हाट इज डिग्री होल्डर? डिग्री होल्डर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले देखते हैं ये कौन से डेफिनेशन में आता है। देखिए, डिग्री होल्डर आता है आपको सेक्शन नंबर 2.3 में। आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज डिग्री। डिग्री आता है सेक्शन नंबर 2.2। तो डिग्री होल्डर क्या होता है? डिग्री होल्डर का जो मतलब होता है कि अ पर्सन जिसके फेवर में हम कोई डिग्री देते हैं या कोई डिग्री पास करते हैं, या फिर अगर किसी व्यक्ति के पक्ष में डिग्री के लिए अगर ऑर्डर यानी कि आदेश भी दे दिया है, तो ये भी मान लिया जाएगा कि उसके पक्ष में डिग्री दे दी गई है। तो इसका आंसर कौन सा है? इसका आंसर है पहला वाला, अ पर्सन इन हुज फेवर अ डिग्री हैज़ बिन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बिन मेड। नेक्स्ट, पेटेंट एक्ट के तहत इसमें से कौन सा पेटेंट नहीं होता? तो मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस यानी कि AIB में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें से ऑल ओवर द एबव वाला आंसर सही माना जाता है। अब समझते हैं कि पेटेंट एक्ट के तहत इसमें से कौन कौन सी चीज़ें पेटेंट होती है। तो पेटेंट लॉ में जो चीज़ पेटेंट होती है, एक है प्रोसेस, दूसरा है प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट की भी, जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे कि हम कोई किसी के लिए दवाई बनाने के लाइसेंस की बात करते हैं, तो आप कोई भी व्यक्ति अनऑथराइज तरीके से वो दवाई को नहीं बना सकता जब तक कि उसको लाइसेंस नहीं दिया गया। कभी कभी क्या होता है, जैसे कि इस बार पेंडेमिक हो गया था, तो पेंडेमिक के कारण क्या हुआ कि जब जो जो मूल सोल्ट जो होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है दवाई बनाने के लिए, तो सरकार क्या कर सकती है, कंपल्सरी लाइसेंस दे सकती है फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, जो कि इसका एक्सेप्शन है। तो पेटेंट एक्ट की बात करो तो बेसिकली इसमें से कुछ ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं आते, हाँ, बट बेसिक अगर आपको आइडिया पता है तो आप कर सकते हो। नेक्स्ट, तीसरा इसमें बताया गया है कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन ने इसमें से किसको रिप्लेस किया है? तो 43 का जो आंसर है डेट इज BIRPI। देखिए, आपको ये पता होना चाहिए कि देखिए, आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्योंकि शायद मैंने कहीं देखा है कि शायद इन्हें फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। वैसे आया ही नहीं आया, आई हैव नो आइडिया, बट पूछ भी सकते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे कि BIRPI एक लैटिन वर्ड है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया यूनाइटेड इंटरनेशनल ब्यूरो फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। उसी प्रकार से दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं, जैसे कि गेट में आता है जनरल एग्रीमेंट इन टैरिफ एंड ट्रेड्स, जो कि 1947 में बनाया गया था और बाद में 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिल गया था। बात करते हैं TPRM। TPRM का फुल फॉर्म है ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म। बेसिकली ये जो था, बेसिकली गेट बाद में ये यानी कि जो ट्रेड पॉलिसी रिव्यू मैकेनिज्म था वो गेट के लिए बनाया गया था। 1989 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था, उर्गुर राउंड था उसमें इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। PCT की बात करते हैं, पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी, ये इंटरनेशनल लेवल में पेटेंट को प्रोटेक्शन करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट, अनुराधा भसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो एक रिसेंट केस है 10 जनवरी 2020, ये बेसिकली आने की संभावना इसकी ज़्यादा फिर से रिलेट्स टू द चैलेंज अंडर सेक्शन आर्टिकल नंबर 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सीकिंग इशुएंस ऑफ द अप्रोप्रिएट रेट। तो ये 44 का जो ऑप्शन है डेट इज ए। जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट को शट डाउन कर रखा है, उससे रिलेटेड केस है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट केस है। नेक्स्ट, सेक्शन नंबर 66 ए। देखिए, मैंने आपको बताया था, जो मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर फर्स्ट में जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बताया था आपको कि सेक्शन 66 ए जो क्वेश्चन रिपीट हुआ था यही उसका आंसर है। देखिए, सिरेश सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वही केस है जो मैंने आपको बताया था। सिरेश सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस में क्या था, उनके इसमें जब आप क्या बोलते हैं, आप मैसेज करते हैं, ऑनलाइन मैसेज करते हैं, ऑफेंसिव मैसेज को ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप में या फिर सोशल मीडिया में आप या फिर किसी भी तरीके से आप ऑफेंसिव मैसेज को ट्रांसमिट करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए बेसिकली 3 साल की सजा के बारे में प्रावधान दिया गया। तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस है। उसके अलावा हम जस्टिस पुट्टास्वामी का केस की बात करते हैं, तो ये बेसिकली योर राइट टू प्राइवेसी से संबंधित केस है। और खड़क सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का मामला समझते हैं, तो इसमें बेसिकली राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट एंड पर्सनल लिबर्टी से संबंधित है, जो कि आर्टिकल नंबर 19(1) जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। ये डकैती से संबंधित मामला है।
अब गोविंदा वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी जो था राइट टू प्राइवेसी संबंधित मामला है। नेक्स्ट, आर्टिकल नंबर 145(3) ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बताता है? द मिनिमम नंबर ऑफ जजेस हु आर टू सिट फॉर द पर्पस ऑफ डिसाइडिंग एनी केस। देखिए, जब कोई भी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है, यानी कि कोई ऐसा मामला जिसके विषय पर अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने इस मामले में अभी तक उनकी इसमें कोई राय बनी नहीं है या इससे संबंधित मामला कोई दिया नहीं गया, तो उनकी जानकारी को लेने के लिए सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ जो कि या फिर कानून के संविधान को इंटरप्रेट करने के लिए आर्टिकल 143 के तहत 5 जजों की नियुक्ति की जाती है, जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देयर फाइव इसका आंसर है। नेक्स्ट, यूटिलिटी ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में ऑल ऑफ द अबव भी होता है। अब बात करते हैं लोकस स्टैंडी का मतलब होता है ब्रिंग टू राइट टू ब्रिंग एन एक्शन टू बी हर्ड इन द कोर्ट, ये मैटर बिफोर द कोर्ट, यानी कि कोई ऐसा कार्य किया जाना है ताकि कोई भी मामला कोर्ट के अंदर सुना जा सके या कोर्ट में इसके बारे में सुना जा सके, यानी कि इस पर जो भी मामला सुना जाएगा, न्यायालय के समक्ष सुना जाएगा और वो लिबराइज तरीके से यानी कि खुले विचारों के साथ स्वीकार किया जाएगा, उससे संबंधित है। अब नॉन एडवर्सल, इसमें एक वर्ड भी दिया गया, दैट इज नॉन एडवर्सल, सेकंड वाला बी ऑप्शन, द प्रोसीडिंग्स आर नॉन एडवर्सरल। इसका मतलब होता है यानी कि एक साथ काम करेंगे टू कोऑपरेट टू रीच टू द बेस्ट रेजोल्यूशन टू एवरीवन, यानी कि इसमें मिल करके काम करेंगे ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के हित पे काम कर सके। इसको बेसिकली मैं इसका आंसर आपको बताते हैं डी, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 48 की बात करते हैं। The petitioner, a professor of political science who had done substantial research and deeply interested in ensuring proper implementation of constitutional provisions, challenging by the practice followed by the state of Bihar। तो बेसिकली इसमें यह था कि एक प्रोफेसर थे, जो एक पेटिशनर जो थे वो एक प्रोफेसर थे पॉलिटिकल साइंस के, और उन्होंने बहुत उनकी मतलब बहुत डीप रिसर्च उन्होंने ये साथ ही साथ वो बहुत ही डीप इंटरेस्टेड थे पॉलिटिकल साइंस में और प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के लेकर के। तो उन्होंने बेसिकली कोर्ट में ये उन्होंने ये चैलेंज किया था, जिसमें बिहार सरकार के द्वारा, स्टेट ऑफ बिहार की बात की जा रही है, कि उन्होंने लेजिस्लेचर में ऑर्डिनेंस पास कर दिया कितने बार भी, और बिना लेजिस्लेचर के अप्रूवल के उन्होंने इसको पास कर दिया था। तो इसमें पिटीशन फाइल किया गया था। तो ये आर्टिकल नंबर 32 से रिलेटेड है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी के तौर पर भी माना जाता है। तो इसका जो कौन सा आंसर है, जो 48 का जो आंसर है, एंड डेट इज बी, डीसी वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। अब हम बात करते हैं आपका सी की बात करते हैं, डेट इज नीरजा चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो ये बॉन्डेड लेबर से है, यानी कि जो बंधुआ मजदूरी होती है उससे संबंधित केस है, जिसमें क्या होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बंधुआ मजदूरी, अगर कोई बंधुआ मजदूरी अगर से छूट जाता है तो रिहेबिट करने का उसका रिहेबिलिटेशन उसको मिलना ही चाहिए, अन्यथा फिर वो गरीबी में या फिर वो हेल्पलेस बन के रह जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट केसेस देख लिए, मैं आपको बताया था कि ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन का जो मोस्ट ऑफ द केसेस में देखा गया प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में, वो ऑप्शन के साथ खेलता है, और जैसे इस बार ऑप्शन ये दे दिया, अगली बार इसी ऑप्शन से रिलेटेड कुछ चीज़ बना के दे देगा, यानी कि इससे रिलेटेड मैटर बना के दे देगा। तो आपको ज़्यादा डीपली नहीं घुसना है, बट ऊपर ऊपर से आइडिया होना चाहिए कि कौन सा हो सकता है, ठीक है ना। अब उसी प्रकार से हम चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की बात करते हैं। तो इसमें बताया गया था कि राइट टू शेल्टर when used as an essential requirement to right to live, यानी कि जीवन के जीने के अधिकार के साथ साथ रहने का अधिकार, यानी कि राइट ऑफ शेल्टर भी एक फंडामेंटल राइट के साथ गारंटी है। 1995 का केस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है भी। नेक्स्ट, वेयर अ लीगल रॉन्ग और लीगल इंजरी इज कॉज टू पर्सन और डिटरमाइन क्लास ऑफ पर्सन। अच्छा, सिंपल को समझते हैं। बेसिकली जो ऊपर जस्टिस भगवती का जो स्टेटमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जस्टिस भगवती ही वो व्यक्ति है जिन्होंने भारत में पीआईएल की शुरुआत की थी। और देखिए, इसमें ये बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है और वो अपने मामले को लेकर नहीं जा सकता, या समाज में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं या कोई एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपने बात को न्यायालय तक पहुंचा नहीं सकती है, तो इसके लिए पीआईएल जैसी सुविधा बनाई गई है, ताकि जो पिछड़े लोग होते हैं या जिनके पास पैसे नहीं हैं या जो न्यायालय तक अपनी पहुंच बना नहीं सकते, तो उसके लिए उन्होंने पीआईएल बनाया ताकि उनके मामले को न्यायालय में डायरेक्ट सुना जा सके। तो ये इसी के लिए आप इसमें देखिए हाई कोर्ट के लिए 226 है, और 32 के तहत जुडिशियल इम्यूनिटी पाया जा सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है जस्टिस भगवती ने, और इसको कौन से मामले में दिया था, ये इस बार आया था। और इसका जो 49 का जो आंसर है, एंड डेट इज सी, एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस है। अब हम बाकी अशोक कुमार पांडे की बात करते हैं। अशोक कुमार पांडे वर्सेस बंगाल जो केस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, शायद पिछली बार आया होगा। इसका जो बेसिकली आंसर है, डेट इज मिसयूज ऑफ पीआईएल से संबंधित है। अशोक कुमार पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
जनता दल वर्सेस एच एस चौधरी, इसमें बताया गया कि पर्सन एक्टिंग बोनाफाइड या फिर सफिशिएंट इंटरेस्ट इन प्रोटेक्शन ऑफ पीआईएल विल हैव टू बी लोकस स्टैंडी। अगर कोई इंसान किसी की सच्चे तौर पर मदद करना चाहता है, ये जेन्युइनली बोनाफाइड है, और यही जो होता है, एंड दैट इज अ वेरी सफिशिएंट इंटेंट इन इन प्रोटेक्शन ऑफ पीआईएल, तो इसका और यही जो होता है, ये जो चीज़ें यानी कि बोनाफाइड तरीके से अगर आप किसी लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा कि गरीब लोगों के आप आंसू को पहुंच सकते हैं। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट केस, और बाकी आप ऑप्शंस देख लेना। नेक्स्ट, मनी, देखिए डेफिनेशन ऑफ मनी की बात करते हैं अंदर जीएसटी, इसमें कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, तो देखिए 50 की जो हम बात करते हैं, एंड दैट इज बी करेंसी हेल्ड फॉर ए न्यूमेस्टिक वैल्यू, ये इसके अंदर नहीं, बाकी लेटर ऑफ क्रेडिट, पे ऑर्डर, ट्रैवल चेक जीएसटी लॉ के अंदर है, या कि मनी के डेफिनेशन के अंदर है। नेक्स्ट, अंडर आर्टिकल नंबर 279 ए जीएसटी काउंसिल को कौन कंस्टिट्यूट करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज प्रेसिडेंट, सी इसका आंसर है, दैट इज प्रेसिडेंट। नेक्स्ट, द डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को किस में बताया गया है, 52 का है बी। 2H की जब हम बात करते हैं, दैट इज व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, जब हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि वचनदाता, सॉरी, दैट इज एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ऐसा लॉ जैसे ऐसा लॉ, यानी कि ऐसा लॉ जो कि कानून के द्वारा लागू होता है, जैसे कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है दो पक्षों के द्वारा बनाया जाता है, और अगर उस कॉन्ट्रैक्ट को लॉ के द्वारा इन्फोर्स करा दिया जाता है, एंड दैट इज नोन एज एग्रीमेंट माना जाता है। अब बात करते हैं 2A की, तो इसमें बताया गया है कि व्हाट इज प्रपोजल। प्रपोजल कौन होता है, जैसे कि कोई किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को कहता है, या अपने इंटेंशन को इस प्रकार से बताता है ताकि दूसरा व्यक्ति उसके लिए काम करे, तो दैट इज नोन एज अ प्रपोजल। ठीक है ना, और उसी प्रकार से अब हम बात करते हैं 2G की, बात करते हैं एन एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल बाय इज कॉल्ड वॉइड, तो 2G में बताया गया कि व्हाट इज शून्य क्या होता है। नेक्स्ट, वॉलंटरी थ्रोइंग और अटेम्प्टिंग टू थ्रो एसिड इज एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर 53 की बात करते हैं, तो इसका जो 53 का जो आंसर है, डेट इज ए टू 326 बी, यानी कि किसी व्यक्ति पर एसिड को फेंकना या अटेम्प्ट करने की कोशिश करना सुरक्षित तौर पर, इसके बारे में 326 बी में बताया गया है। 120 में बताया गया कि आप क्रिमिनल कंस्पिरेसी करते हैं उसके लिए पनिशमेंट बताया गया 326 में, जो कि 6 महीने की जेल और फाइन दोनों हो सकता है। 509 की बात करते हैं, जेड सी 509 आईपीसी में बताया गया कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला की मोडेस्टी को हर्ट करने के लिए कोई ऐसे शब्द या कोई ऐसे अपने आप को, यानी अपनी जेस्चर, बॉडी लैंग्वेज को इस प्रकार से बनाता है ताकि महिला की मोडेस्टी को हार्म कर सके, उसके बारे में 509 में बताया गया। 295 बी की बात करते हैं, इसमें बताया गया इंजरी या फिर डिस्ट्रॉइंग वर्शिप प्लेस, आपने कहीं देखो, मतलब कई बार सुना, टीवी वगैरह में सुना होगा कि कोई व्यक्ति जो तक किसी मंदिर को डिस्ट्रॉय करता है या उनके धार्मिक भाव को आहत करने की कोशिश करता है ना, तो इसके लिए बेसिकली इसके लिए प्रोविजन क्या है कि इसके लिए 2 साल की जेल और फाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 54 की हम बात करते हैं, ए इज एट वर्क विद हैटच द हेड ऑफ द फ्लाइज ऑफ एंड किल्स अ मैन हु इज स्टैंडिंग बाय हियर इफ ही वाज नो, यानी कि सिंपल इसमें ये लिखा गया है कि एक नाम का आदमी जो कुल्हाड़ी से काम कर रहा है, ठीक है ना, और कुल्हाड़ी उखाड़ करके उड़ता है और नज़दीक खड़े एक आदमी को लग जाता है जिससे वो मर जाता है, तो उसने कोई अपराध किया ही नहीं किया है ये, और ये बेसिकली आपको जनरल एक्सेप्शन चैप्टर नंबर 4 आईपीसी की बात करते हैं उसमें आता है, ये कोई अपराध नहीं किया, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ने अगर जानबूझकर किसी के ऊपर वो किया और उसके व्यक्ति की मृत्यु जाती है, तो वो कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर के तहत आ सकता है। लेकिन इस व्यक्ति में जो कोई काम कर रहा है और वो बहुत सावधानी पूर्वक काम कर रहा है, और उसको ये चीज़ पता नहीं है कि उसके जो कुल्हाड़ी के जो आगे का हिस्सा होता है वो उड़ करके पीछे की तरफ चला और किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो इसके लिए उसने कोई ऑफेंस नहीं किया है, हालांकि कोर्ट में प्रूफ करना बहुत मुश्किल होता है। नेक्स्ट, A with the intention of causing Z to be a convict of the criminal conspiracy writes a letter in the intimidation of Z's handwriting purports, देखिए 55 में क्या बताया गया। जब हम बात करते हैं 55 की, तो इसका जो आंसर है डेट इज बी 192, इसमें बताया गया फैब्रिकेटिंग फॉल्स एविडेंस, यानी कि कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को फंसाने के लिए जानबूझकर एक ऐसे एविडेंस को रचता है ताकि वो व्यक्ति जिसके लिए बनाया गया है वो फंस जाए। ऐसे बहुत सारे केसेस देखे गए हैं, जैसे कोई इंसान ना जानबूझकर के उसके हैंडराइटिंग में इन्होंने जो वो भी क्वेश्चन में दे रखा है, उसमें लिखा है कि कोई इंसान जानबूझकर उस व्यक्ति के हैंडराइटिंग में लिखता है ताकि दूसरा व्यक्ति फंस जाए, तो ये क्या है, ये भी एक प्रकार के मतलब क्या क्रिमिनल कंस्पिरेसी है, और जानबूझकर फॉल्स मतलब जो फॉल्स एविडेंस को बना रहे हैं, बुन रहे हैं ना। उसके बाद बात करते हैं एक ही, यानी कि
सेक्शन नंबर 256 की बात करते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट यानी कि जानबूझकर अगर आप सरकारी जो जाली गवर्नमेंट स्टैम्प को रखते हैं तो इसके लिए आपको बहुत कड़ा पनिशमेंट है 7 years टू, और फाइन भी आपको फाइन भी मिलेगा। यानी कि अगर आप जाली यानी कि सरकार के जो सरकारी स्टैंप्स जो होते हैं उसको रखना या नकली जाली इस्तेमाल करना, दैट इज़ वेरी 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 स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट है। 195A की बात करते हैं। किसी व्यक्ति को मतलब थ्रेटनिंग करना ताकि वो उस व्यक्ति को फंसा देगा, इससे संबंधित है, दैट इज़ 195A। और 201 की बात करते हैं, कॉजिंग डिसअपरेंस ऑफ द एविडेंस। जैसे कि एग्जांपल समझते हैं, इसको समझने की कोशिश करते हैं 201 को। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी एक आदमी ने किसी व्यक्ति की मृत्यु कर देता है, उसकी डेथ कर देता है, तो दूसरा व्यक्ति उसकी मदद जो करता है यानी कि डेड बॉडी को गुम करने के लिए जो मदद करता है, दैट इज ऑल्सो मतलब ये उसी के तहत ये सेक्शन बताता है, 201 के तहत बताता है। यानी कि उस व्यक्ति की मतलब उस एविडेंस को गुम करने के लिए, मिटाने के लिए उसकी मदद करना। और वो व्यक्ति उसी उसी चीज़ के लिए, जैसे कि अगर उसने उस व्यक्ति का मर्डर किया है तो वो भी उसी ऑफेंस से ही या उससे रिलेटेड जो उसके लिए जो जेल की पनिशमेंट होगी वो उस व्यक्ति के समान ही मानी जाती है। वैसे मैक्सिमम 7 years होता है और मिनिमम 3 years और 1 years भी हो सकता है। नेक्स्ट, इंडिया भारत। इंडिया जो कि भारत है वो क्या होगा, दैट इज यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये किस में बताया गया है आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। नेक्स्ट, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एआई 1987 श्री राम फर्टिलाइजर केस। ये कौन सा ये कौन सा केस है? अच्छा, एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बताया गया था कि अगर अध्यातन यानी कि अगर किसी प्रकार की जो इंटरप्राइजेस या कोई फैक्ट्री या कोई भी फैक्ट्री या फिर इंटरप्राइजेस में किसी प्रकार की जहरीली गैस रिलीज होती है, और इससे क्या होता है कि अगर जो भी व्यक्ति उससे पीड़ित होते हैं, एक्सीडेंट होता है या उनको इस प्रकार से कोई भी नुकसान होता है उनको, जैसे कि अगर रिसेंटली आपको पत्र हुआ हैदराबाद में, पता नहीं कौन सा हैदराबाद में, पता नहीं कहीं भी हुआ था, आंध्र प्रदेश में, तो वहाँ पर भी एक जहरीली गैस रिलीज हुई थी, तो उससे जो भी व्यक्ति पीड़ित होते हैं तो उनको सबको कंपेंसेट करने के लिए कहा गया था। इसी को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और इसका आंसर है ए, 57 का ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, अंडर सेक्शन नंबर 70 of the Indian Contract Act, where a person lawfully does anything or for another or deliver anything for him not intended। देखिए, सेक्शन नंबर 70 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत क्या बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे के लिए अधिकार पूर्वक काम करता है, लीगल लॉफुली काम करता है, और जो काम करता है वो फ्री में काम नहीं करता है, यानी कि जो भी वो काम करता है वो पैसे के लिए काम करता है, ना कि फ्री में काम करता है। इन सच अदर पर्सन इंजॉय द बेनिफिट, और दूसरा व्यक्ति उस व्यक्ति का फायदा उठा लेता है, तो वो उसको कंपेंसेशन देने के लिए लायबल होगा। जैसे एग्जाम्पल, आप अपने दोस्त के घर जा रखे हो और आपने अपनी कोई घड़ी, कोई भी कीमती, जैसे कि आपने कोई घड़ी आपने उसके घर पे छोड़ दिया, अब छूट गई गलती से, या जैसे आपको कोई मोबाइल फ़ोन या आपको कोई भी क्रेडिट कार्ड्स वगैरह जो भी आप गलती से आप छूट गए, और वो व्यक्ति आपके यानी कि उस चीज़ का, उस वस्तु का गलत इस्तेमाल करता है, या उसका इस्तेमाल अपने लिए कर लेता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको, जैसे कोई राशन आप अपने दोस्त के घर पे छोड़ के चले गए और वो उसका इस्तेमाल कर लेता है अपने खाने पीने के लिए, और आपने उसको जो चीज़ दी थी वो फ्री फंड में नहीं दी थी, मूल्य के लिए दी थी, तो उसके तहत वो व्यक्ति जो था जिसने आपके उसको लिया वो आपको कंपेंसेशन देगा। तो इस प्रिंसिपल को कहते हैं क्वांटम मेरिट, कि पिछली बार भी आया था और इस बार भी आया है, देखो, इसलिए वो आपको मैं बता रहा हूँ कि आप इसको जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट, एग्रीमेंट क्या होता है? नाउ व्हाट इज एग्रीमेंट? जब हम बात करते हैं 59 की, एग्रीमेंट क्या है? ए प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर। एग्रीमेंट क्या होता है? कोई भी आपने प्रॉमिस कर दे, यानी ऐसी सेट ऑफ प्रोमिस जो एक दूसरे के लिए क्या है, एक दूसरे के लिए कंसिडरेशन है, उसको हम कहते हैं एग्रीमेंट। नेक्स्ट, अंडर द लैंड एक्विजिशन एक्ट, द एक्सप्रेशन लैंड का मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको बताया कि मोस्ट ऑफ द केसेस एआईबी में जो होते हैं वो ऑल ऑफ द अबव भी होते हैं। तो आपको मैं बता दूं, लैंड एक्विजिशन एक्ट पेपर में इसके एक या दो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कोई भी जो क्वेश्चन आते हैं ना वो हमेशा हर बार एक जैसे ही आते हैं, और ये उनमें से एक क्वेश्चन है। तो इसमें बताया कि लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत लैंड का क्या मतलब है? तो द बेनिफिट डेट इज अराइजिंग आउट ऑफ द लैंड, यानी कि उस जमीन से जो भी चीज़ पैदा होती है उससे संबंधित बेनिफिट्स, या फिर जैसे कि जो भूमि से जुड़ी हुई वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हमने ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में भी पढ़ा होगा कभी आपने, हमने स्कूल टाइम में, सॉरी कॉलेज टाइम पे जब हमने पढ़ा था लॉ के टाइम पे, तो हमने सुना कि थिंग्स परमानेंटली फास्ट एंड एनीथिंग अटैच टू द अर्थ। ये तीनों चीज़, जैसे आपने कुआं का एग्जांपल पढ़ा होगा कभी टीपीए में, उससे संबंधित ही है, हालांकि बहुत पुराना, ये ब्रिटिश टाइम का लॉ है। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन समाप्त होते हैं
आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर जरूर पढ़ के जाएं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 60 to 70% क्वेश्चन रिपीट होता है, और इसलिए मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, हमली रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करके जाएं। आज मैंने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डाला है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको मैक्सिमम से बेनिफिट उठाएं। मैं इसको रेगुलर डालूंगा, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको मैक्सिमम लाइक, कमेंट, शेयर, फॉलो करें। जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जिसका इस बार एआईबी का पेपर है उनको साथ जरूर उसको शेयर करें। और सो फिर चलते हैं।